बदल रहा है, लोग कह रहे हैं। कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ कुछ बदलेगा। ऐसे में सत्ताधारी दल और व्यवस्था इस बदलते समीकरण को कैसे देखती है, वो हमें आज बताएंगे। स्वागत करेंगे हम राम माधव जी का। बीजेपी का रामबाण कहा जाता है इन्हें, इसलिए हमने इस सेशन का नाम भी बीजेपी का रामबाण ही रखा है। स्वागत है सर। राम माधव जी, राहुल गांधी ने कैसे हरा दिया आपको? 2 राज्यों में हमको जरूर हराया है, 2 राज्यों में खुद हारा है, एक राज्य में हारते हारते जीत गए हैं। यानी आप क्रेडिट देंगे राहुल गांधी को इस जीत के लिए? राहुल गांधी को दे, कांग्रेस पार्टी को दे, जीत तो जीत होता है भाई, पर इतना ही कि उस जीत का विश्लेषण सही हो। हमारे लिए खेद का विषय है कि जहां हमारी सरकारें थी वहां उनको सफलता जरूर मिली, पर जहां और सरकारें, उनकी खुद की सरकार थी मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में तो सफाया हो गया कांग्रेस पार्टी का। आज नॉर्थ ईस्ट तो कांग्रेस मुक्त हो गया। 7 के 7 राज्यों में एनडीए सरकारें हैं, 6 जगह बीजेपी की सरकारें हैं। और तेलंगाना जहां बड़े बड़े दावे कर रहे थे, महागठबंधन की लैबोरेटरी थी तेलंगाना। रिमेंबर, महागठबंधन का पहला बड़ा प्रयोग और कहीं होने से पहले तेलंगाना में हुआ, इतना असफल हुआ, इतना लोगों ने उसको रिजेक्ट किया कि कांग्रेस पार्टी 20 सीट भी नहीं ले पाई। इसका भी उनको विश्लेषण करना है। जब जीत का जश्न मनाते हो तब हम विफलताओं का भी धीरे से देखना चाहिए। तो केंद्र में भी आप ही की सरकार है, आप कह रहे हैं जहां आपकी सरकार है वहां पर वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये चिंता आपके लिए नहीं है? यह जैसा मैंने कहा, 3 राज्यों में, जिसमें 2 राज्यों में हमारा लंबे समय से सरकार चल रही थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 साल की। थोड़ा बहुत इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है, बट और भी कुछ फैक्टर्स है, जरूर उसका विश्लेषण होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी हार बिल्कुल नहीं हुई है, ये नहीं कह रहा हूं। ये तो हार है, स्वीकार करना पड़ेगा। बट मध्य प्रदेश का जो हमारी हार है या कांग्रेस की जीत जो है, वो केवल मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक है। हम आज भी वोटों की गिनती में उनसे आगे है। सीट्स में हम भले ही 5 सीट पीछे हो, आज भी कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं मिला है। हमारे लिए पार्लियामेंट चुनाव की दृष्टि से छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो जरूर हम ध्यान देंगे। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की उनकी बात करते हैं तो आपका भी तो लोकसभा में 31% ही है, इतना ज्यादा नहीं है कि आप कंफर्टेबल हो? लोकसभा का देखिए, लोकसभा में आप पिछले कम से कम 30-40 साल का इतिहास देखिए, रूलिंग पार्टी का कभी भी 30% भी नहीं रहा है। राजीव गांधी का 84 का चुनाव छोड़ देते हैं, जहां उन्होंने 40 से ज्यादा परसेंटेज पॉइंट्स में जनता का वोट लिया था। हमेशा 30-35% वाले ही सत्ता में रहते हैं। इसलिए 30-35% अगर बीजेपी को अकेले मिलता है वो कम नहीं है। फिर हमारा मित्र दल है, उनका सहयोग लेंगे। एक अलायंस की, गठबंधन की सरकार जैसे अभी चल रही है, ऐसे ही सरकार आगे भी चलेगी। पर वो जो गठबंधन जो अभी चल रही है उसमें भी आप ही के गठबंधन के साथी, जैसे चिराग पासवान साहब कह रहे हैं कि ये राम मंदिर पर जोर ज्यादा ना हो जाए, या हमको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी जैसी इन चुनावों में की गई। तो वो आवाजें आ रही हैं। जो हमारे गठबंधन के साथी है, उनके साथ सभी विषयों पर हमारे नेतृत्व समय समय पर चर्चा करते ही रहता है। आपको मालूम भी है कि पार्लियामेंट सत्र के प्रारंभ में पहले दिन हमारा एनडीए का सभी दलों की बैठक हुई, उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई, और भी विषय जो उठते हैं उस पर हम बात करेंगे उनसे। देखिए, चुनाव, हर एक दल अपना अपना एजेंडा को आगे रखकर चुनाव में आगे जाएगा। जब गठबंधन में और लोगों को साथ लेकर चलना है, जो आवश्यक एडजस्टमेंट्स करेंगे, हमारे मुद्दे हमारे होंगे, पासवान जी के मुद्दे पासवान जी के होंगे, पर मिलकर चुनाव कैसे लड़ना, इस पर सोचेंगे। तो ये बीजेपी हमेशा कहती है, आपसे भी जब बात हुई आपने कहा कि जैसे राम मंदिर, वो कह रहे हैं कि हावी हो रहा मुद्दा, आप कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो चुनाव का मुद्दा नहीं है, वो भावनात्मक मुद्दा है, वो आस्था का विषय है। लेकिन अगर वो बार बार चुनाव के वक्त ही सुर्खियों में आएगा तो ये सवाल तो उठेगा ना, कौन मानेगा? जहां तक जो आंदोलन को आगे ले जाने वाले लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, राम जन्मभूमि न्यास हो, उनके लिए
पार्टियां सबसे अधिक तभी सुनती है जब उनके सामने वो मुद्दा प्रखरता से सही समय पर रखा जाए। तो उनको लगता है कि भाई चुनाव सबसे अच्छा समय है, क्योंकि दलों पर हम दबाव डाल सकते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये चुनावी मुद्दा ना बने, इसकी जिम्मेदारी आप ना वीएचपी पर छोड़ो, ना पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पर छोड़ो। कोर्ट कर लेती थी। कोर्ट ने क्या डेट दिया? 29 अक्टूबर डेट दिया था। मैं तो सभी जो पक्ष थे उस केस का पक्ष है, इधर प्रोटोगनिस्ट ऑफ टेम्पल है, टेम्पल के विरोधी पक्ष है, दोनों को इस बात का श्रेय देता हूं। 6 साल 5 साल तक वो इंतजार किया कोर्ट का, उन्होंने विषय नहीं उठाया। बीच में 14 का इलेक्शन आया, तभी नहीं उठाया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट इसका हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट 2018 29 अक्टूबर का डेट दिया। शुरू कर देती तो चुनाव में ये विषय चुनाव कैसे में उठता ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाता। तो हम सभी लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस अपना जिम्मेदारी संभाले, तब जाकर आप किसी दल को या किसी वो संगठन वालों को दोष दे सकते हो। मैं तो बिल्कुल उनको दोष नहीं देता हूं भाई इस समय विषय उठने का। हम जो हमको करना है वो हम नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हमारा प्रायोरिटी ही नहीं है। प्रायोरिटी नहीं होता तो आप और मैं यहां चर्चा ही नहीं करते विषय का, राम मंदिर का। क्या ये मुद्दा होना अब आपको चुनावी तौर पर नुकसान देता है? चुनाव के समय एजेंडा के अनेक विषयों पर, किस विषय पर कितना जोर देना है, किस विषय पर किस प्रकार का स्टैंड लेना है, ये हम कर लेंगे। हम राजनीति में नए लोग नहीं है, हम वर्षों से राजनीति में है। हम जानते हैं किस विषय का क्या महत्व होता है। इसलिए राम मंदिर हो और मुद्दे हो, उनका अपना एक जनता के बीच का मुद्दा, उसका एक अपना महत्व है। चुनाव में हम 4 साल 4.5 साल का या 5 साल का मोदी जी के सरकार की उपलब्धियां एक तरफ। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। 2014 में हम जब चुनाव में गए थे, उस समय हमारे सामने मोदी जी का व्यक्तित्व एक सामने था। मोदी जी एज ए लीडर उस समय बड़ा अट्रैक्शन था, और दूसरी तरफ कांग्रेस के 10 साल के यूपीए सरकार के फेल्यूर्स थे। दो चीज लेकर हम जनता के सामने गए। आज हम 5 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मोदी जी के जो किए गए काम और मोदी जी का व्यक्तित्व, आज भी मोदी जी का पर्सनालिटी उतना ही पॉपुलर है। ये 2 विषय लेकर जनता के सामने जरूर जाएंगे। हमको भरोसा है कि जनता आशीर्वाद हमको देगी। लेकिन इन विधानसभा चुनावों ने फिर रेखांकित कर दिया कि अगर सरकार बदलनी हो या सरकार से नाराजगी हो लोगों को, तो जरूरी नहीं कि विपक्ष के सामने के पास एक चेहरा हो। जैसे बात उठती थी ना कि उनके सामने कौन है, तो रमन सिंह के सामने भी कोई नहीं था, शिवराज जी के सामने 2 थे, वसुंधरा जी के सामने 2 थे। तो जरूरी नहीं है कि एक चेहरा हो। ये तो लोकसभा में फिर ये स्टैंड नहीं करेगा ना कि वहां पे मोदी जी का चेहरा, उधर उनका कोई चेहरा नहीं है। देखो भाई, ये सब तो रणनीति के विषय है ना, स्ट्रैटेजी के विषय है। तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, बराबर है, आप पूछने का अधिकार आपको है, बट स्ट्रैटेजी टीवी स्टूडियो में चर्चा नहीं की जाती है। स्ट्रैटेजी को तो हम स्ट्रैटेजी के रूप में करते हैं ना। ये सारे विषय, पर ये एक स्ट्रैटेजी का बिंदु है, ये आप मानते हैं? नहीं, कौन से लीडर को प्रोजेक्ट करना, कौन से मुद्दे को उठाना और उसमें कहां उठाना, कहां नहीं उठाना, ये सब स्वाभाविक की स्ट्रैटेजी के मुद्दे होते हैं। तो ये हम उचित ढंग से उसका विचार करेंगे। एक जो विश्लेषण निकल के आया है, जो उसको आप मानेंगे क्या कि बीजेपी ने राहुल गांधी पर अटैक कर करके उनको बड़ा बना दिया? अनेक प्रकार के विश्लेषण इस चुनाव के जो रिजल्ट है इस पर किए जा रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग फैक्टर्स है। हमारे यहाँ कहावत है ना, कर्ण के मृत्यु के लिए 1000 कारण थे। महाभारत में एक कारण नहीं था ना। इसलिए हमने कोई राहुल गांधी को हीरो बना दिया इसलिए हार गए। तब तो राहुल गांधी तेलंगाना में क्यों हार गया? वहां भी तो बहुत हमने तो उनको, सबने, हमने, टीआरएस ने, सबने उनको क्रिटिसाइज किया था। कोई एक कारण नहीं होता है, अनेक कारण। इसकी हम विश्लेषण करेंगे। अगर आप जो कारण कह रहे वो भी कारण है तो उसकी भी चिंता होगी। अब तो जैसे राजस्थान चुनाव में तो सीपी जोशी साहब ने ये तक कह दिया कि राम मंदिर तो हम बनवाएंगे, तो कह रहे हैं कि ये भी हम करेंगे। तो अब राम मंदिर को राजनीति के लिए, चुनाव के लिए इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, ये आपने ही स्वयं कहा है। इसलिए कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, आज नहीं। देखिए 1989 में जब शिलान्यास हुआ था, राजीव गांधी साहब की सरकार थी, बूटा सिंह जी मंत्री थे उस सरकार में, स्वयं उपस्थित थे शिलान्यास में, क्योंकि चुनाव होना था कुछ ही महीने पहले। इसलिए चुनाव के समय उस पर राजनीति करने का इतिहास कांग्रेस का हमेशा रहा है, पहले भी रहा है।
बट जहां तक हमारा प्रश्न है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, हम इसको चुनावी मुद्दे के रूप में देखते भी नहीं है। हम देखते हैं राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा है, उस रूप से हम देखते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी इसका कोई समाधान निकल जाए, कोर्ट निकाले। अब जनवरी से शुरू हो रहा है, चुनाव से पहले उसका कोई समाधान हो जाए। पर ये तो आप मानेंगे ना कि जब से आपने ये मुद्दा उठाया तभी से आपका जनाधार भी बढ़ा, और ये एक बड़ी वजह रही जनाधार बढ़ने की बीजेपी के। जरूर इस मुद्दे के साथ जुड़ने के बाद, क्योंकि यह मुद्दा जनता के, सामान्य जनता के मन से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है, आस्था से जुड़ा मुद्दा रहा है। तो जब हमने 1989 में पालमपुर के रिजोल्यूशन में भारतीय जनता पार्टी ने इसका सपोर्ट किया था, खुलकर आडवाणी जी की रथ यात्रा भी खुलकर बीजेपी के सपोर्ट में बाहर आई। जरूर प्रोटैगनिस्ट, टेंपल के प्रोटैगनिस्ट वर्ग जो था वो हमारे पक्ष में जरूर आया है, पर हमने तो इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा के रूप में ही देखा है। तब भी आज भी हम उसी दृष्टि से उस मुद्दे को देखते हैं। कश्मीर आपने बहुत नजदीक से देखा, उसको संभाला। अभी जो ये कदम उठाया गया सरकार, विधानसभा का जो भंग करने का, वो अब कुछ समय बाद आपको लगता है कि टाइमिंग गलत हो गई या करना जरूरी था, और करके जो हुआ उसके बाद जो हो रहा है? मेरा हमेशा एक स्पष्ट मत रहा है कि जम्मू कश्मीर को हमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से ही चलाने का कोशिश करना चाहिए। एक जनता से चुनी हुई सरकार के हाथ में जम्मू कश्मीर राज्य रहे, वो सरकार अच्छा चले, उसके लिए जो भी हमको केंद्र की ओर से, बाकी ओर से करना है वो करना चाहिए। बट लंबे समय के लिए हम कोई गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल में उस राज्य को छोड़ना, उस राज्य का समस्या का स्थायी समाधान के लिए रास्ता नहीं हो सकता। ये मेरा व्यू रहा है हमेशा। इसलिए जब डिसोल्यूशन असेंबली की बात आई थी तो हमारा ये बात रही कि हमको सारे विकल्प खोजने के बाद ही, अगर और कोई विकल्प नहीं मिलता तो ही असेंबली को डिसॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली का कार्यकाल अन्य राज्यों के तुलना में 1 साल ज्यादा होता है, 6 साल होता है। वहां का असेंबली का टेन्यूर अभी 2021 मार्च तक है, यानी 2-2.5 साल अभी भी कार्यकाल बचा है। तो उतने में उस असेंबली को भंग करने से पहले सभी विकल्प खोजना चाहिए। शायद गवर्नर साहब ने सारे विकल्प खोजने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा होगा कि भाई और कोई संभव नहीं है, तो अब असेंबली भी डिसॉल्व हो गई। आज से वहां राष्ट्रपति शासन भी लागू होना है। आज तक गवर्नर रूल है, कल से वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा। पर हमारी ये इच्छा है कि जितना जल्दी संभव हो असेंबली के चुनाव किए जाए और एक बार फिर से जनता के बीच की सरकार वहां आए, उस सरकार के माध्यम से उस समस्या का समाधान हो। ये एक स्थायी समाधान की दिशा में अच्छी पहल हो सकती है, ये हमारा व्यू है। नहीं, पर आपने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान बना रहा है वहाँ की सरकार, जो कि हमारी पार्टियों के बारे में थी, चाहे उन पार्टियों से आपका मत एक हो या ना हो, लेकिन वो उनको पाकिस्तान का कह देना वो नुकसान नहीं देता ये पूरे देश की छवि को? देखिए, जम्मू कश्मीर घाटी की जिनको समझ होती है वो सब जानते हैं कि कश्मीर घाटी की राजनीति पर सीमा के उस पार का दबाव, प्रभाव हमेशा रहा है, हमेशा रहता है। इसको कोई मना नहीं कर सकता है। मित्रों, आप भले ही पब्लिकली किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते समय हमको सावधान रहना पड़ता है। मैं उसी कारण से, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष से जुड़ा था, इसलिए मैंने कहा कि चलो मेरा उद्देश्य वो नहीं है। पर ये कोई इस भ्रम में रहेगा कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान बहुत साधु प्राणी का व्यवहार करता है तो हमसे ज्यादा मूर्ख कहीं नहीं हो सकता है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, शेख अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने क्यों गिरफ्तार किया था 50s में? यही था ना कि उधर के इशारे से चलाने का कोशिश कर रहे थे कश्मीर को, तो आपने जेल में डाल दिया। यह अनुभव तब से आज तक है। कश्मीर घाटी की राजनीति में कभी हुर्रियत के रास्ते से, कभी और रास्तों से उसकी राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास हमेशा पाकिस्तान करता आया है। मैं कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के लिए नहीं कह रहा हूं, यह रियलिटी रहा है। हाँ, चलो, मेरा उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था वो मेरे सर से कहने लायक विषय नहीं था, इसलिए मैंने कहा शायद मेरा कहने का
मकसद अलग निकल रहा है, मैं इसको उस उद्देश्य से नहीं कहा था। बट इस भ्रम में ना रहना कि वहां कोई पाकिस्तान का हस्तक्षेप नहीं होता है, बिल्कुल होता है। हम तो इतने लोगों को, मैं कहता हूं स्वयं उमर अब्दुल्ला जी के सरकार चलती थी उस समय इसी आरोप पर लोगों की गिरफ्तारी की जाती थी, इसी आरोप पर कि सीमा पार वो कुछ गतिविधियां कर रहे हैं। तो ये चलता है, सरकार का उसको संभालने की भी जरूरत होती है। हम अंत में सेशन के तो एक यस नो का राउंड ले लेते हैं। मैं चाहूंगा यस नो के प्लेकार्ड जो हैं वो मंच पर लाए जाएं। आपको अगर जवाब यस लगे तो यस देखो, दिखाइए। मैं वो शो रजनीश का बहुत अच्छा पढ़ता हूं जी। रजनीश जी ने कहा था कि जीवन में यस और नो के अलावा एक पो होता है। अब पो का कार्ड दो मुझे। पो इज नेदर यस नॉर नो। होता है ना, पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। जी जी। तो फिर पो के लिए मुझे उल्टा पकड़ना पड़ेगा। चलिए। देश कांग्रेस मुक्त होगा? सरकार की दृष्टि से यस। इन चुनावों में तो ऐसा लगा नहीं, वो तो वापस आ गए। हम वापस आएंगे पूछ रहे? नहीं, वो लोग वापस आ गए। आपने कहा था मुक्त होगा, वो तो वापस आ गए इस बार इस चुनावों में। नहीं, असेंबली इलेक्शंस में वापस आए हैं, बट जरूर वापस हम केंद्र में सरकार में आ जाएंगे और जल्दी ही फिर से हम उन राज्यों में भी फिर से उनको पराजित करने का प्रयास करेंगे। पीडीपी के साथ सरकार बनाना गलती थी? नो नो, दैट वाज द कंपल्शन ऑफ द पेक्युलर मैंडेट। कश्मीर के हालात पहले से खराब हुए हैं? नो, इससे भी बदतर हालात कश्मीर में कई बार रहा है। हमने तो आज आतंक के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगाया है और आज मुझे कहना शोभा नहीं देता पब्लिक मंच पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं आतंकवादी का शेल्फ लाइफ, इंडिविजुअल टेररिस्ट का शेल्फ लाइफ 4 साल 5 साल होता था कश्मीर में, आज 6 महीने भी नहीं होता है। आज आतंकवाद पर बड़ा नियंत्रण हमने पाया है। पर क्या जम्मू कश्मीर का स्थायी समाधान उसी में है क्या? मैं मानता हूं उससे बढ़कर और कुछ, बहुत कुछ करना है। उसमें पूरी स्थायी समाधान है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। पर मैं स्थिति को ठीक दिशा में जाने वाली स्थिति ही मानता हूं। देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है? इसलिए कहता हूं, मैं तेलंगाना चुनाव में देखा। राम मंदिर पर सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए? मैं मानता हूं यस। बीजेपी को SC/ST एक्ट पर लिए गए फैसले का खमियाजा उठाना पड़ा? विश्लेषण का विषय है पो। पूरे देश में किसानों के कर्ज माफ होने चाहिए? सावधानी से मैं इसका उत्तर देता हूं कि यस नो का नहीं है ये। देखिए, पहली बात, अगर 70 साल के आजादी के बाद हमारे किसान ऐसी दुस्थिति में अपना जीवन उनको चलाना पड़े, इसके लिए हम सब जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। एक बार ये बात को सोच ले। दूसरा, कर्ज माफी गुड इकोनॉमिक्स है क्या? मैं नहीं मानता। कहीं कहीं गुड पॉलिटिक्स हो सकता है, कहीं कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकता है। कहीं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस ने किया है, तो 1 साल पहले महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने भी की थी कुछ सीमित दायरे में। तो अपने अपने राज्यों में राज्य सरकारें वहां की स्थिति के आधार पर कुछ निर्णय लेते हैं। इज इट गुड इकोनॉमिक्स? 75 ईयर्स के आजादी के बाद आई कैनॉट कंसिडर इट गुड इकोनॉमिक्स। बजरंग बली वाली बयान से नुकसान हुआ? किस बयान का मैं समझा नहीं है। अच्छा, 2 हैं, मैं आपको दोनों बताता हूं। एक तो कि अली उनके, बजरंग बली आपके। दूसरा ये कि उनकी जाति के बारे में संकेत दिया गया। एक्चुअली जहां तक वो वाला प्रश्न है, बजरंग बली के वो दलित बोला है, मैंने वो बिल्कुल वो वीडियो सुना था। मैं बिल्कुल नहीं बोले योगी जी। 2 अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा गया। पर नुकसान दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी बजरंग बली के
आश्रय में जा सकते हैं, शरण में जा सकते हैं, इस उद्देश्य से उन्होंने बोला। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सिंटैक्स में आप कह सकते हैं कि और थोड़ा क्लैरिटी से बोल सकते थे, पर उन्होंने उस उद्देश्य से कोई बजरंग बली का कास्ट सर्टिफिकेट देने के उद्देश्य से उन्होंने नहीं बोला था। बट भले ही वो गलत पेश हुआ, इसके लिए हमें खेद है। इसीलिए आपको रामबाण कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।